हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हम लोगों को आउटपुट साइड हीट एनर्जी मिलने वाली है। डैट मीन्स इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होगा, इनपुट साइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और आउटपुट साइड हीट एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ, इसमें होता क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिव एलिमेंट या फिर कंडक्टिव एलिमेंट के थ्रू जैसे ही करंट पास होगा, करंट की वजह से वो एलिमेंट हीटअप होना शुरू होगा और जैसे ही वो हीटअप होगा तो हम लोगों को क्या मिला, आउटपुट साइड हीट एनर्जी। करंट क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट साइड हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल करंट। डैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम लोगों को हीट एनर्जी मिलनी शुरू हुई। अभी यहाँ पे हम लोग इसके फ़ायदे एडवांटेजेस देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल। डैट मीन्स ये बहुत सस्ता पड़ेगा हम लोगों को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज़्यादा आपको अगर एक हाई लेवल पे हम लोग हीट एनर्जी यूज़ करते हैं तो इकोनॉमी में ही आ जाएगा। दूसरा, क्लीन है बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन फ्री है, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसको, यूनिफॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे जो हीट चाह रहे हैं और उससे ज़्यादा मिल जाए या उससे कम मिल जाए। डैट मीन्स हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हम लोग कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकते हैं। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी होगा। कुछ हम लोग सर्किट ब्रेकर और रिले और कोडिंग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर वे में। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हम लोग हीट कर सकते हैं, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, फूड, इन सबको कैसे हीट करने वाले हैं। बेटर वर्किंग कंडीशन होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग में। अच्छा, साइमल्टेनियसली एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फायर की। फायर शॉर्ट सर्किट, अगर वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएं तो फायर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और अगर हम लोग सेकेंड डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर हम लोग एक लो स्केल पे हीट को यूज़ करते हैं, लाइक घरों में जब हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, रूम, वेदर इट इज़ रूम हीटर, वेदर इज़ गीज़र, इन सब में क्या है, थोड़ा सा कॉस्ट एक लेवल से क्रॉस करती है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो किस तरीके से हुई, मतलब प्रोसेस क्या है वो हीट ट्रांसफ़र होने का। तो यहाँ पे 3 मेथड है जिसके थ्रू आप लोग हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। डैट मीन्स अगर कभी भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो कन्फर्म है इन तीनों मेथड को ही यूज़ करके हीट ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट मेथड कंडक्शन, सेकंड मेथड कन्वेक्शन, थर्ड मेथड रेडिएशन। वन बाय वन इन तीनों मेथड को डिस्कस करते हैं। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन में हम लोग कोई एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। एक रोड है लोहे की, आयरन की या फिर एल्यूमिनियम की। अब इस रोड को हम लोगों को गर्म करना है। अब आपको जानते हैं केमिस्ट्री इतना सभी को पता है कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बना होता है। दैट मीन्स वो आयरन की जो रोड थी या फिर एल्यूमिनियम की रोड थी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि पहले वाला मॉलिक्यूल हीटअप होना शुरू होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा मॉलिक्यूल, देन तीसरा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सो ऑन। डैट मीन्स कंडक्शन प्रोसेस में होगा क्या, सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक गर्म होना शुरू होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये एग्जांपल से हम लोगों को पता भी है, जब हम लोग आयरन की रोड को गर्म करना शुरू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रोड स्टार्टिंग में शुरू की 2, 3, 5 मिनट में आगे से गर्म होती है और धीरे धीरे करके वो रोड 20 तक आ जाती है और लास्ट तक, फिर फाइनली कुछ टाइम बाद वो लास्ट तक गर्म हो जाती है। तो हमें पता लग रहा है कि शुरू के मॉलिक्यूल्स पहले हीटअप हुए, उससे जुड़े हुए फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, इसके एग्जांपल कहाँ है, रिफ्रैक्टिव हीटिंग में वहाँ यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल में। नेक्स्ट,
कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड बिल्कुल ही अलग है कंडक्शन से। कंडक्शन मेथड है वो मोस्टली सॉलिड मटेरियल में यूज़ होता है, बट कन्वेक्शन मेथड है वो फ्लूइड्स में यूज़ किया जाता है। फ्लूइड्स में होता क्या है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस। एक एग्जांपल से देखते हैं, घरों के अंदर जब हम लोग पानी गर्म करते हैं रोड की हेल्प से, तो देखते हैं उसमें कि पानी ऊपर से तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर कभी कभी क्या होता है नीचे का पानी गर्म नहीं हो पाता जब हम लोग कम टाइम देते हैं। इसका रीज़न ये है कि कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो सबसे पहले पानी गर्म होना शुरू हुआ, तो वो नीचे का पानी जब गर्म हुआ तो वो मोशन में आके ऊपर आ जाता है, और ऊपर का ठंडा पानी फिर नीचे, फिर वो वाला पानी गर्म होके फिर से ऊपर जाता है, और ऊपर का फिर से ठंडा पानी नीचे आता रहता है। तो इस तरीके से ऊपर का तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, पर नीचे का पानी अगर हम लोग रोड को जल्दी बंद करें तो वो ठंडा रह जाता है। और इसका एग्जाम्पल है इमर्शन वाटर हीटर। नेक्स्ट रेडिएशन का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सन है। सन से हम लोगों को जो हीट मिलती है वो रेडिएशन की फॉर्म में ही मिलती है। हम लोगों को पता है कि सन से जो हीट मिलती है वो रेडिएशन की फॉर्म में मिल रही है। यहाँ पे इस प्रोसेस में एक अच्छी बात क्या है कि जो बीच में मीडियम है वो हीटअप नहीं होता, डायरेक्ट हीट किसको मिलती है, सोर्स को। नेक्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। जिस हीटिंग एलिमेंट को मुझे गर्म करना है, हीट करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हीटअप करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए, लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हीटअप करना है उसका ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए लाइक टंगस्टन, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस में कम चेंजेस आए। या फिर नेक्स्ट फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कि ऑक्सीडाइज ना हो वो मटेरियल। ऑक्सीडेशन मतलब कोरोजन वाली प्रॉब्लम ना हो, हाई मेल्टिंग स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमिकल हो मटेरियल जिसको हमें हीट करना है। अच्छा, एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। एक पहले वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो वो रोड जो गर्म हो रही है, स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके गर्म होनी शुरू हो रही है, वो कंडक्शन प्रोसेस। उसके पास में ही इस हीट जो वुड हीटअप हो रही है उसके पास में जब हम लोग हाथ लेके जा रहे हैं तो वो कन्वेक्शन मेथड। उस वुड से बहुत दूर एक लड़का खड़ा है, अगर वहाँ तक हीट पहुँच पा रही है तो वो रेडिएशन मेथड। कन्वेक्शन और रेडिएशन में यहाँ पे ये डिफरेंस है कि फर्स्ट वाला बंदा उसके पास में है तो कन्वेक्शन मेथड, दूसरे वाला बंदा उससे दूर है तो रेडिएशन मेथड। सोलर कुकर का एग्जांपल से देख सकते हैं हम लोग सेकंड वाले फिगर में कि पानी गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन, उस जो कुकर है उसकी रोड गर्म हो रही है, उससे जुड़ा हुआ जो बाहर का हिस्सा है वो गर्म हो रहा है तो कंडक्शन, और उससे सोलर कुकर से जो हीट निकल रही है वो रेडिएशन। इस फिगर की हेल्प से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आ गया होगा आप सभी को। नाउ वी वांट टू क्लासीफाई इलेक्ट्रिकल हीटिंग, डैट मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके की इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, पहली पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पावर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, यहाँ पे हम लोगों को हार्ड एंड फास्ट रूल है 50 हर्ट्ज यूज़ करनी है। पावर फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को 50 हर्ट्ज यूज़ करनी है, जबकि इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी हीटिंग ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम लोग मोर देन 50 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो फ्रीक्वेंसी आई कैसे, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, वो 50 हर्ट्ज को हाई कर देगा अपने अकॉर्डिंग जितनी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, और फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड आर्क हीटिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग। अब रेजिस्टेंस हीटिंग को भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग को डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग को डायरेक्ट इंडक्शन और इनडायरेक्ट इंडक्शन, और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इन सब को अभी हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग इसका भी फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और ये अभी थ्योरी है, उसके बाद आगे डायग्राम डिस्कस करते हैं। नाउ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब
जिस सब्सटेंस को हम लोग हीट करना चाह रहे हैं, जिस सब्सटेंस को हम लोग हीट करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली टच कर रहा होगा, वो डायरेक्टली टच कर रहा होगा रेजिस्टेंस को, और उसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अभी मैं आगे जब भी एक वर्ड यूज़ करूँगा चार्ज, तो इसका मतलब नॉर्मल चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला। उस चार्ज का मतलब है जिस मटेरियल को मैं गर्म करना चाहता हूँ, जिस सब्सटेंस को मैं गर्म करना चाहता हूँ, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो मैं आगे से जब भी चार्ज का नाम लूँगा तो आप लोगों के लिए होना चाहिए वो चार्ज क्या है, जिसको हम लोग हीटअप करना चाह रहे हैं, वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में चार्ज उस रेजिस्टेंस को टच करता है, दैट्स वाई वी कॉल डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अच्छा, इसमें I²R हीट एनर्जी जाती है और उसके I²R हीट एनर्जी से हम लोग यूज़ कर पाते हैं हीट एनर्जी को। देखो, इस डायग्राम से पता भी चल रहा है कि यहाँ पे चार्ज जो वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज क्या है, जिसको हम लोगों को गर्म करना है। मे बी ये आयरन हो सकता है, मे बी ये कॉपर हो सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2। अगर 3 फेज सप्लाई होती तो हम लोगों को 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने पड़ते हैं, पर अगर सिंगल फेज सप्लाई है, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे। अच्छा, हाई रेजिस्टिव पाउडर क्यों है? ताकि वो दोनों इलेक्ट्रोड्स शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग जिस चार्ज को, जिस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल को हीट करना चाह रहे हैं, उससे वो रेजिस्टेंस टच नहीं करेगा। लाइक रूम हीटर में हम लोग उस इलेक्ट्रोड्स को, जो वो रोड निकली होती है, उनको हम लोग टच थोड़ा ही करते हैं। ऐसे ही हेयर ड्रायर से हम लोग बालों को टच थोड़ा ही करते हैं, पर हीट निकलती है। सोल्डरिंग आयरन, इमर्शन वाटर हीटर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट था वो इस बार इस चार्ज को टच नहीं कर रहा है। एक हीटिंग चैम्बर में वो फिक्स है, ठीक। नाउ आर्क हीटिंग बहुत सिंपल सा मेथड है। आर्क हीटिंग में क्या होता है? अच्छा, पहले हम लोग डायरेक्ट आर्क हीटिंग देखते हैं, फिर इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होगी, नाम से पता चल रहा है आर्क प्रोड्यूस करके हम लोग हीट एनर्जी यूज़ करेंगे। तो जो आर्क प्रोड्यूस होगी वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में या फिर इलेक्ट्रोड्स और चार्ज के बीच में होनी है वो आर्क। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोड्स और चार्ज के बीच में हुई तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग, मतलब टच कर रहा है, डायरेक्टली टच कर रहा है। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रही है ओनली, और वहाँ से फिर आर्क चार्ज पे जा रही है, तो वो इनडायरेक्ट। डायग्राम से देख सकते हैं जो आर्क प्रोड्यूस हुई वो इलेक्ट्रोड्स और चार्ज के बीच में हुई। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो ये आर्क प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली, ये चार्ज और आर्क चार्ज और इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो रही है, और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं यही सेम प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी हम लोग इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग देख रहे हैं। इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में जो आर्क प्रोड्यूस हुई सबसे पहले वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हुई, और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच से फिर वो नीचे की तरफ आई, मतलब चार्ज तक आई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में यही डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोड्स और चार्ज के बीच में डायरेक्ट आर्क प्रोड्यूस हो रही है तो वो डायरेक्ट आर्क मेथड, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रोड्यूस हो रही है तो वो इनडायरेक्ट आर्क मेथड। अभी तक हम लोग जितनी भी हीटिंग देख रहे थे, उन सब हीटिंग में जिस भी मटेरियल को, जिस सब्सटेंस को या जिस चार्ज को हीट करना था, वो सब कंडक्टिंग मटेरियल थे। वो चार्ज कैसा था? कंडक्टिंग नेचर में।
पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुझे किसी वुड को, किसी प्लास्टिक को हीटअप करना है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब एक ही मेथड है, वो है सबसे बेस्ट मेथड, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में आप लोग डायग्राम से भी देख रहे हो कि दो प्लेट के बीच में मैंने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रख लिया और उसको हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई दी। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब शुरू में ही स्टार्टिंग में ही समझाया था 50 हर्ट्ज से बहुत बहुत ज़्यादा, एक एग्जांपल के तौर पे 5000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज इतना यूज़ कर सकते हैं। और उस सप्लाई को, उस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करने के बाद क्या होगा, ये दो प्लेट हैं जो ऊपर, ये एक तरीके से कैपेसिटर की तरह काम करेंगी, और एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे उस मटेरियल के ऊपर नीचे होने से स्ट्रेस एक प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। उस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से वो मटेरियल जो इन प्लेट के बीच में है, जो चार्ज इन प्लेट के बीच में है, वो हीटअप होना शुरू होगा और हीट होने के बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमें मिल जाएगी।